नमस्कार। ये वीडियो है मास मूवमेंट के ऊपर कि हम राइट टू रिकॉल के कानून भारत में कैसे लाना चाहते हैं। तो पहले लाना शब्द का अर्थ क्या हुआ कि हम कैसे गैजेट में छपवाना चाहते हैं। मतलब कि हम ऐसे क्या प्रयत्न होंगे कि जिससे कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये कानून गैजेट में छापने के लिए कन्विंस हो जाए या मजबूर हो जाए, दो में से जो भी ठीक हो। तो नागरिकों को क्या करना चाहिए कि जिससे कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री प्रस्तावित राइट टू रिकॉल के कानून जो है, राइट टू रिकॉल सीएम, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, उसे गैजेट में छापे। तो इसके लिए हमने अलग अलग जो दरखास्त दी है, उसमें मेन है मास मूवमेंट की। तो मास मूवमेंट के ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो टेप अलग से है, उधम सिंह बेस्ड मास मूवमेंट, कि हमारे जो मास मूवमेंट में मेन कंसेप्ट है अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह का। पर कुछ एक जो प्रश्न आए उसके संबंध में, उसका जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जो मेन प्रश्न आया वो ये कि अन्ना का मास मूवमेंट फेल हो गया, तो आपका मास मूवमेंट आप कैसे मानते हो कि सक्सेसफुल होगा। तो उसके संदर्भ में मेरा जवाब है कि प्रथम अन्ना का मास मूवमेंट एक सूडो मास मूवमेंट था, सर से पांव तक एक सूडो मास मूवमेंट था। मल्टीनेशनल कंपनियों ने टीवी चैनलों को पैसा दिया, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों को लोकपाल का कानून चाहिए था, बाबा रामदेव को गिराना था, काले धन के मुद्दे को रफा दफा करना था। इसलिए मल्टीनेशनल कंपनियों ने टीवी चैनलों को पैसा दिया कि भाई अन्ना का नाम बड़ा करो, लोकपाल का नाम आगे बढ़ाओ, और इससे पूरी जन लोकपाल की मास मूवमेंट का इल्यूजन खड़ा हुआ। तो वो मास मूवमेंट बकवास थी, सूडो मास मूवमेंट थी हमारा मास। इससे ये प्रूव नहीं होता कि हमारी मास मूवमेंट सफल हो जाएगी। मेरी मास मूवमेंट सफल होगी असफल होगी उसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। मैं ये दलील दे रहा हूँ कि अन्ना की मास मूवमेंट और मेरी मास मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी वो असफल हो गई यानी ये असफल हो गई, ऐसा कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। तो पहले तो अन्ना की मास मूवमेंट, सूडो मास मूवमेंट दो तरह से थी कि उसमें एक्टिविस्ट का रोल जो था वो पैसिव था, एक्टिव नहीं था। यानी कि एक्टिविस्ट जो थे वो कानून समझ के नहीं लड़ रहे थे। कानून तो अन्ना के जो 1-2 लाख एक्टिविस्ट थे पूरे इंडिया में, उसमें से 1000 लोगों ने भी पढ़ा नहीं था। क्यों पढ़ा नहीं था? क्योंकि अन्ना और जो छोटे अन्य थे उन्होंने कभी एक्टिविस्ट को ये प्रॉम्प्ट नहीं किया, आग्रह नहीं किया कि आप कानून का ड्राफ्ट पढ़ो। जो 40 पेज का लोकपाल कानून है उसकी बात कर रहा हूं, 2 पेज की समरी है, वो तो सब कुछ झूठ है, सर से पांव तक झूठ है। अन्ना और छोटे अन्नों ने हमेशा कार्यकर्ताओं से ये कहा कि आप ड्राफ्ट का समरी पढ़ो। ड्राफ्ट पढ़ने के लिए कभी प्रॉम्प्ट नहीं किया, प्रेरित नहीं किया, फर्ज नहीं की उनको कि नहीं आपको ड्राफ्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो कार्यकर्ता जो थे अन्ना के उनको ड्राफ्ट से प्रेरित होकर नहीं आते। मीडिया ने बहुत ढोल नगाड़े बजाए कि अन्ना भगवान है, अन्ना भगवान है, अन्ना भ्रष्टाचार दूर कर देगा, अन्ना एक रे ऑफ होप है, अन्ना एक आशा के किरण है, अन्ना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक है। और कार्यकर्ता को इस तरह से उकसाया गया कि भाई अन्ना को फॉलो करो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अन्ना को फॉलो करो, देश आगे आ जाएगा, लोकपाल को लाओ, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं ने कभी लोकपाल का ड्राफ्ट करने को उन्हें प्रेरित नहीं किया गया। जबकि जो राइट टू रिकॉल ग्रुप है उसमें पहले ही दिन जो सीनियर होता है, नेता नहीं बोलते, सिर्फ सीनियर ही होता है, वो जो नया व्यक्ति इस मूवमेंट से का प्रचार करना चाहता है राइट टू रिकॉल का, तो एक एक कानून पढ़ के सुनाया जाता है, उससे भी पढ़वाया जाता है, और कानून का एक एक ड्राफ्ट क्लॉज है उसकी अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। तो उसके बाद जो कार्यकर्ता तैयार होता है वो एक्टिव एक्टिविस्ट होता है, पैसिव नहीं होता। वो खुद उस ड्राफ्ट को 10, 50, 200 लोगों को समझाने के काबिल होता है। जैसे अन्ना के आप 1000 कार्यकर्ताओं को रैंडमली चूज कर लो, उसके जो अन्ना के 10 लाख कार्यकर्ता थे पूरे भारत में, उसमें से आप 1000-2000 को रैंडमली चूज कर दो या 10-15 को रैंडमली चूज करो और उनको
लोकपाल का 40 पेज का कानून दिखाओ और बोलो कि भाई ये 20वां पेज हमें समझाओ, तो पहले तो वो 40 पेज का कानून उन्होंने देखा ही नहीं होगा। अधिकतर लोगों ने तो वो 2 पेज के कानून को ही समरी मानते, तो वो झूठ इतना फैलाया गया कि 2 पेज की जो झूठी समरी थी उसी को ऐसा बोला गया कि ये लोकपाल का कानून है। जबकि राइट टू रिकॉल ग्रुप के आप कार्यकर्ता को लोगे, भले संख्या हमारी बहुत छोटी है, फिलहाल मैं कहूँगा इंडिया में कुछ 500 से 700 लोग हैं जो कि हफ्ते में 3-4 घंटा देते हैं प्रचार का, लेकिन उसको आप 301.htm ये जो हमारा रेफरेंस मटेरियल है उसका बुक क्रिकेट की तरह रखो और कोई भी ड्राफ्ट निकाल के बताओ कि भाई ये ड्राफ्ट मुझे समझना है, तो वो ड्राफ्ट आपको समझाएंगे या तो कहेंगे कि मैं 1-2 दिन बाद आपको जवाब देता हूँ। 1-2 दिन में वो किसी और लोगों से थोड़ा पढ़ के समझ लेंगे और 2-3 दिन में आपको इसके एक क्लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि ये क्लॉज क्यों रखा गया, ये क्लॉज क्यों रखा गया, इससे क्या फायदा है वगैरह। तो ये पूरी मूवमेंट है वो ड्राफ्ट सेंट्रिक है, जबकि अन्ना की मूवमेंट है वो ड्राफ्ट सेंट्रिक नहीं थी, इल्यूजन ऑफ ड्राफ्ट था। दोनों में फर्क है। अन्ना ऐसे 40 पेज के लोकपाल का ड्राफ्ट दिखाते थे और कहते थे कि ये जन लोकपाल का ड्राफ्ट है और इस जन लोकपाल से भ्रष्टाचार दूर होगा। और लेकिन वो ड्राफ्ट कभी उन्होंने लाइन बाय लाइन पढ़ा नहीं कार्यकर्ताओं के सामने। आप मुझे अन्ना का या छोटे अन्नों का एक भी वीडियो दिखा दो कि जिसमें वो 40 पेज का ड्राफ्ट पेज बाय पेज पढ़ रहे हो। जैसे बहुत सारे मेरे वीडियो है उसमें राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का 1.5 पेज का ड्राफ्ट में लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ और बता रहा हूँ कि किस तरह से ये एजुकेशन इंप्रूव करेगा। राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर सेक्शन 6.6 इसका तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के एक्टिविस्ट को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ड्राफ्ट है वो कैसे प्रधानमंत्री की कचहरी का भ्रष्टाचार कम करेगा, प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री एजेंट बन जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों के, वो प्रक्रिया वो ट्रेंड कैसे कमजोर पड़ेगा और प्रधानमंत्री एजेंट बनने के बजाय वाइसरॉय बनने के बजाय भारत के प्रधानमंत्री की तरह काम करेंगे। तो जो अन्ना की मूवमेंट थी उसमें इल्यूजन ऑफ ड्राफ्ट था। ड्राफ्ट कभी कार्यकर्ताओं को पढ़ने को प्रेरित नहीं किया गया। उसके बाद मुख्य फर्क आता है कि अन्ना की मूवमेंट में जो मेन पीस था जन लोकपाल वो मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए बना था, आम नागरिकों के हित की कोई बात ही नहीं थी उसमें। मल्टीनेशनल कंपनियों की आज प्रॉब्लम यह है कि उन्हें पूरे देश में 11,000 लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एसपी, हर एक जिले में 5, 7, 8 एमएलए होते हैं, उनमें से 2-3 कुछ पॉलिटिकली हैवीवेट होते हैं। फिर इस तरह से हर एक जिले में 10-20 लोग होते हैं जो कि काफ़ी तेज होते हैं। तो 700 जिले हैं तो 7-8 हज़ार ये हो गए। फिर पूरे देश में 4,500-5 हज़ार एमएलए, उनमें से 1,000 एमएलए कुछ हैवीवेट होते हैं। फिर एमपी और राज्यसभा के एमपी, लोकसभा के एमपी मिला के 800 ये हो गए मिनिस्टर। तो इस तरह से सब मिला के उन समझो मल्टीनेशनल कंपनियों को 10-15 हज़ार लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। इसलिए मल्टीनेशनल कंपनियां जन लोकपाल सिस्टम चाहती थी और उन्होंने कि भाई जन लोकपाल सिस्टम आएगा तो सिर्फ 11 लोगों को हमें रिश्वत देनी पड़ेगी और उससे हम पूरे देश पे संतरी से मंत्री सब पे कंट्रोल करेंगे। इसलिए जो ये बात कही जा रही थी बार बार कि लोकपाल के अंडर में क्लास 4 एम्प्लॉय होना चाहिए, लोकपाल के अंडर में पीएम होना चाहिए, वो इसलिए ताकि मल्टीनेशनल कंपनियों को कम से कम लोगों को रिश्वत देने की जरूरत पड़े, सिर्फ 11 जन लोकपाल और कुछ नहीं। और इसीलिए अन्ना ने राइट टू रिकॉल लोकपाल का विरोध किया, क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल लोकपाल होता, आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि अन्ना ने और जो छोटे अन्ने थे उन्होंने राइट टू रिकॉल लोकपाल का क्यों विरोध किया। यदि वो पब्लिक की भलाई के लिए काम करना चाहते या तो वो नागरिकों के सेनानी थे, जैसे वो अपने आप को बताते थे, सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल, यदि वो सचमुच नागरिकों के हित के लिए लड़ते तो राइट टू रिकॉल लोकपाल की दरखास्त का वो इतना विरोध नहीं करते। जबकि राइट टू रिकॉल का विरोध किया गया, षड्यंत्र किया गया कि हम राइट टू रिकॉल बाद में लेने वाले, बाद में कब, अगले जन्म में। और कहने के लिए तो उन्होंने ये भी बोला था 2004 में कि हम जैसे ही राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून पास होगा उसके बाद हम राइट टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर पे मुहिम छेड़ेंगे। 7 साल हो गए उस बात को। तो राइट टू रिकॉल लोकपाल का क्यों विरोध किया कि यदि राइट टू रिकॉल लोकपाल होता तो लोकपाल मल्टीनेशनल कंपनियों का एजेंट नहीं बनता, नागरिकों के कंट्रोल में आ जाता, टेबल पूरा उल्टा हो जाता।
लोकपाल की डिजाइन थी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि पावर का जितना हो सके उतना केंद्रीकरण करो 11 लोगों के हाथ में, ताकि मल्टीनेशनल कंपनियां सिर्फ 11 लोगों को रिश्वत देकर पूरे देश पे शासन कर सके। और राइट टू रिकॉल लोकपाल आता तो उन 11 लोगों के ऊपर सीधा लोगों का कंट्रोल हो जाता, तो पूरा टेबल है वो उल्टा हो जाता। जबकि हमारे में ये कानून जो राइट टू रिकॉल का कानून है, MRCM का कानून है, वो मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए नहीं बना, वो आम आदमियों के लिए बना है। राइट टू रिकॉल पावर सीधा आम आदमी के हाथ में देता है कि वो PM, सुप्रीम कोर्ट जज, CM, हाई कोर्ट चीफ जज, रिजर्व बैंक गवर्नर को नौकरी से निकाल सके। और इससे सर से पांव तक कैसे मूवमेंट में फर्क आ जाता है कि जब कानून मल्टीनेशनल कंपनियों के फायदे में हो, जैसे जन लोकपाल का कानून था, तो उस कानून की एक एक लाइन कार्यकर्ताओं को नहीं बताई जा सकती, वरना कार्यकर छोड़ के चले जाएंगे। कार्यकर्ता है वो तो लोगों के भले के लिए आ रहे हैं। तो तब वहीं से ढकोसला शुरू हो गया कि जानबूझ के जन लोकपाल के कानून को ऐसी कठिन अंग्रेजी में लिखा गया कि लंदन का वकील भी ना पढ़ सके। जबकि राइट टू रिकॉल ग्रुप के जितने भी प्रपोज्ड लॉ है वो इतनी सरल अंग्रेजी में है कि आप किसी 8वीं क्लास लड़के को पढ़ाइए तो वो पढ़ के उसका आपको हिंदी ट्रांसलेशन करके देगा। एक भी लाइन ऐसी नहीं है कि जो 8th क्लास का लड़का ना पढ़ सके। जबकि जन लोकपाल का 40 पेज का ड्राफ्ट पढ़ लीजिए, आप एक ड्राफ्ट पढ़ने के बाद चक्कर में आ जाएंगे कि भाई ये क्या लिखा है इसने, और जब समझ जाओगे तो बोलोगे कि भाई ये ऐसा क्यों लिखा। इसको तो सरल तरीके से लिखने के 510 तरीके हैं कि जिसके द्वारा इसको सरल अंग्रेजी में लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद भी नहीं दिया जन लोकपाल के कानून का। कब दिया? 15 मई 2011 को। मतलब पूरा अन्ना का जो आंदोलन चला, भूख हड़ताल और उपवास 4 दिन का, 4 अप्रैल 2011 से 8 अप्रैल 2011, तब उन्होंने हिंदी अनुवाद दिया ही नहीं कार्यकर्ताओं को। और मई 15 को क्यों दिया? क्योंकि मैंने इंडियन एक्सप्रेस में 4 एडवर्टाइज दिए थे कि इसका हिंदी अनुवाद होना चाहिए। और मैंने जो अन्ना के कार्यकर्ता थे उनको बोला था कि 26 मई 2011 को जब अन्ना आएंगे अहमदाबाद, तब मैं मीडिया के सामने उन्हें ये 40 पेज का लोकपाल दूंगा और कहूंगा कि इसमें से कोई एक पेज पढ़ के मुझे दिखाओ, कोई भी एक पेज, 40 में से एक पेज पढ़ के दिखाओ। और फिर दूसरा सवाल पूछूंगा कि जब आपने ये कानून पढ़ा ही नहीं है तो आप कैसे चीख चीख के बोल रहे हो कि इस कानून से करप्शन कम हो जाएगा। इसलिए फिर उन्होंने हिंदी में ड्राफ्ट दिया 15 मई 2011 को, पर वो ड्राफ्ट की कॉपी कार्यकर्ताओं तक पहुंचा नहीं। जिस तरह से मैंने इसकी अभी तक में जो मेरे ड्राफ्ट है उसकी सैकड़ों कॉपियां छाप के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई है, और कार्यकर्ता भी इसको पूरा या आधा या थोड़ा बहुत छाप के लोगों को देते हैं। उन्होंने वो 40 पेज के कानून की 1,00,000 2 लाख तो क्या 1000 बुकलेट भी छपवा के कार्यकर्ताओं को न दी। और हमने जो, क्योंकि हम चाहते हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस कानूनों को पढ़े, इसका पूरा हिंदी अनुवाद भी मेरे कार्यकर्ताओं ने किया। ये जो 301 मेरा रेफरेंस मटेरियल है उसका ये हिंदी अनुवाद है, rahulmehta.com/301.h.htm। तो हम कार्यकर्ताओं को अंग्रेजी और हिंदी दोनों ड्राफ्ट पढ़ के सुनाते हैं। मतलब फिर से मैं मेन बात पे आता हूं कि अन्ना की जो मूवमेंट थी वो इल्यूजन ऑफ ड्राफ्ट था। कार्यकर्ताओं का कहा कि देखो एक ड्राफ्ट है हमारे पास, कानून है, पर कार्यकर्ताओं को वो ड्राफ्ट समझाने की कभी कोशिश नहीं की, जानबूझ के नहीं की। जबकि हमारा पूरा मूवमेंट है वो ड्राफ्ट पर आधारित है। कार्यकर्ताओं को ड्राफ्ट बताया जाता है, ड्राफ्ट समझाया जाता है, और अंत में कहा जाता है कि ये ड्राफ्ट ही पहला और आखिरी नेता है, पूरी मूवमेंट में कोई व्यक्ति नहीं है। दूसरा, उस पूरी मूवमेंट में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था और नॉन डेमोक्रेटिक। देखो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कोई इलेक्शन नहीं होने दिया उन्होंने। वो 4-5 नेता है, वो आ गए और बस कि हम ही तुम्हारे नेता, मान न मान में तेरा नेता, मान न मान में तेरा नेता। हिम्मत नहीं है उनकी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में वो इलेक्शन कराए, कि वॉलंटियर है वो नेता चुने। इलेक्शन राइट टू रिकॉल ग्रुप में भी नहीं है, पर राइट टू रिकॉल ग्रुप में हर एक कार्यकर्ता इंडिपेंडेंट है, और जो वो कार्यकर्ता को पूरी छूट है कि वो इसका प्रचार करे, क्योंकि राइट टू रिकॉल ग्रुप में इलेक्शन होंगे आगे, ये पूरी एक डेमोक्रेटिक ग्रुप की तरह चलेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी राइट टू रिकॉल ग्रुप के मेंबर है वही सारे ऑफिस बियरर चुनेंगे। इनर पार्टी डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, या तो इंट्रा ग्रुप डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं। वहां पे कार्यकर्ताओं को बोला जाता है कि आपको नेता के आदेश पर अमल करना है, पर नेता क्या आदेश तय करेगा और क्या आदेश तय नहीं करेगा उस पर कभी अंदर से वोटिंग नहीं होती। जबकि हमारे में कार्यकर्ता को वही करना है जो उसको ठीक लगे। तो जैसे कि आईएससी के 95% कार्यकर्ताओं को राइट टू रिकॉल लोकपाल की बात अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अंदर वोटिंग ही नहीं होने दी कि राइट टू रिकॉल लोकपाल होना चाहिए। नहीं, उन्होंने बस बोल दिया कि राइट टू रिकॉल का प्रचार बंद करो,
राइट टू रिकॉल लोकपाल का विरोध करना है, राइट टू रिकॉल लोकपाल अगले जन्म की में बात करेंगे, और कार्यकर्ताओं पर यह डिसीजन थोप दिया गया। तो इस तरह का डिक्टेटोरियल अप्रोच आरआरजी में नहीं है। और सबसे बड़ा फर्क आता है कि आरआरजी है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के पैसे पे चलती मूवमेंट नहीं है। अन्ना की पूरी मूवमेंट एमएनसी के पैसे पे किस तरह से चली कि एमएनसी ने टीवी चैनलों को पैसा दिया था, अखबार वालों को पैसा दिया था कि भाई अन्ना का वीडियो 24 घंटे तक दिखाओ, दिन में 48 घंटे हर एक चैनल पे अन्ना 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 होना चाहिए, अन्ना के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। अखबार वालों को पैसे दिए मल्टीनेशनल कंपनियों के, भाई अन्ना का फोटो रोज फ्रंट पेज पे छापो, और उनके मकसद थे बाबा रामदेव का इन्फ्लुएंस कम करना था, स्वामी रामदेव जी के काले धन के मुद्दे को रफा दफा करना था, और जन लोकपाल भी पास कराना था ताकि मल्टीनेशनल कंपनियों को कम लोगों को रिश्वत देनी पड़े। जबकि राइट टू रिकॉल ग्रुप में किसी व्यक्ति को ऊपर लाना या किसी व्यक्ति को तोड़ना इस तरह की कोई बात नहीं है। ऊपर से जो राइट टू रिकॉल है उसको तो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राजीव दीक्षित जी ने समर्थन दिया था। राजीव दीक्षित जी तो 1996 से राइट टू रिकॉल का प्रचार कर रहे थे, और उनके वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। उनके 4 वीडियो है यूट्यूब पे जिसमें उन्होंने राइट टू रिकॉल का स्पष्ट जिक्र किया है। उनकी हत्या हुई 30 नवंबर 2011, तो उनकी हत्या से 2 दिन पहले जो महरौली में मीटिंग थी तब उन्होंने कहा था कि हम राइट टू रिकॉल पे जन आंदोलन खड़ा करेंगे। 28 नवंबर 2011 को उन्होंने कहा था, 2010 को, सॉरी 28 नवंबर 2010। तो इस तरह से राइट टू रिकॉल मूवमेंट को राइट टू रिकॉल मूवमेंट किसी नेता को तोड़ने के लिए नहीं बनी है। ये मूवमेंट मैंने शुरू की थी 1998 में, और उसका मकसद है कानून पास कराना। अब न ही ये राइट टू रिकॉल मूवमेंट यूएन के दबाव में चल रही है। जन लोकपाल के पीछे एक ये भी था, यूएन का दबाव किस तरह से था कि मल्टीनेशनल कंपनियां हर एक देश में लोकपाल की तरह ओलिगार्किक बॉडी चाहती है, 5, 10, 15, 20 लोगों की एक बॉडी केंद्र लेवल पे और स्टेट लेवल पे, जिसके द्वारा पूरे देश के सारे अफसरों को, नेताओं को कंट्रोल किया जा सके। तो यूएन में उन्होंने ये लिखवाया है, यूएनसीएसी में, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, कि हर एक देश है वो लोकपाल जैसे संस्था बनाएगा, और इंडिपेंडेंट कमीशन शब्द यूज किया गया है, और उनके सदस्यों के पास पावर होगा कि वो किसी भी अधिकारी को, प्राइम मिनिस्टर से लेके कलेक्टर वगैरह, किसी भी अधिकारी को इन्वेस्टिगेट कर सके, प्रोसिक्यूट कर सके करप्शन के मामले में। तो बीजेपी, कांग्रेस, ये सारी जो पार्टियां थी वो भी, क्योंकि अब भारत ने यूएनसीएसी पे साइन किया 2008 में, यानी अब कानून तो पास करना ही पड़ेगा 2011-12 के 15 के आसपास, जो भी टाइम फ्रेम है। तो अब मान लो कांग्रेस कानून को पास कर देती है, तो एक माहौल, लोगों के सामने पोल खुल जाती कि भाई ये कांग्रेस बीजेपी हो तो यूएन में के दबाव में आके सब काम कर रही है। इसलिए ये सारे एमपीओ को भी एक नाटक चाहिए था, कांग्रेस के हो या बीजेपी को या सीपीएम को, कि भाई हम लोगों की मूवमेंट के कारण, मास मूवमेंट की वजह से लोकपाल रहा है, यूएन की वजह से नहीं ला रहे। यानी जन लोकपाल मूवमेंट में एक झूठ छिपाना था या एक सच छिपाना था। सच ये लोकपाल का कानून जो आ रहा है वो यूएन के दबाव से आ रहा है, या मल्टीनेशनल कंपनियों की डिमांड पे आ रहा है, या उनके दबाव से आ रहा है। राइट टू रिकॉल में ऐसा कोई झूठ नहीं है। राइट टू रिकॉल को तो हमेशा मल्टीनेशनल कंपनियों ने उसका विरोध किया है। राइट टू रिकॉल का भारत के जो महाकुबेर है उन्होंने भी हमेशा विरोध किया। राइट टू रिकॉल हमेशा एक आम आदमी की मांग रही है, एक सच्चे कार्यकर्ता की मांग रही है, और ये मूवमेंट इसी के ऊपर चल रही है। और हम किसी से डोनेशन नहीं लेते। अन्ना ने भी कोई इतना बड़ा डोनेशन नहीं लिया, थोड़ा बहुत लिए होंगे इतनी बड़ी मूवमेंट चलाने के लिए, पर वो डोनेशन को मैं मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ। असली जो उन्होंने पैसा लिया है वो खुद अपने हाथ में नहीं लिया है, वो मल्टीनेशनल कंपनियों ने सीधा मीडिया को दिया है। मतलब वो इस तरह की बात हुई कि मैं किसी से पैसा नहीं लेता, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनियां मुझे मदद करने आती है तो मैं कहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप ऐसा करो, इतने अखबार वाले, इतने टीवी चैनल वाले, सबको डायरेक्ट पैसा दे दो और उनको बोलो कि मेरे बारे में अच्छा बोले, या तो मेरा वीडियो 24 घंटे चलाए और हर एक अखबार में मेरा फोटो छापे। तो इस तरह से जन लोकपाल मूवमेंट है वो पूरा हेवीली फंडेड मूवमेंट था। हमारा मूवमेंट में फंडिंग जीरो है। उसका प्लस माइनस पॉइंट क्या होता है कि जिस दिन टीवी चैनल वालों ने बोला कि भाई इस बार हमें अन्ना को कवरेज नहीं देना,
तो ऑटोमेटिकली जन लोकपाल मूवमेंट है वो उस वक्त के लिए जीरो हो गया। अब दोबारा अप्रैल महीने में मल्टीनेशनल कंपनियां फिर से जन लोकपाल का मुद्दा उछालेगी ताकि लोकपाल का कानून है वो पार्लियामेंट में पास हो जाए और तब फिर से लोकपाल थोड़ा राइज पे आएगा, जन लोकपाल मूवमेंट और अन्ना और सब। पर इससे साफ दिखता है कि ये मूवमेंट है वो एमएनसी के पैसे पे चल रही है, भले ही वो पैसा बैकग्राउंड में काम करता हो, जबकि राइट टू रिकॉल ग्रुप में किसी एमएनसी का फंडिंग नहीं है। पूरी मूवमेंट कार्यकर्ताओं के अपने इनिशिएटिव पे चलती है सर से पांव तक। जैसे कि मैं इलेक्शन लड़ा तो मैंने कहीं डोनेशन नहीं लिया, जितनी अखबार में एडवर्टाइज मुझसे हो सकी मैंने दी, जितने पैम्पलेट बांट सकते थे इतने दिए। मेरे जो कार्यकर्ता थे उनको भी कोई डोनेशन तो क्या, उनको कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलता, वो सब अपनी मर्जी से और अपने टाइम से और अपने पैसे से प्रचार करते हैं। तो इस मूवमेंट का फायदा ये होता है कि भले मूवमेंट थोड़ी चलती रहे लेकिन कोई इस मूवमेंट को, कोई टीवी चैनल या अखबार या मल्टीनेशनल कंपनी इस मूवमेंट में प्लग खींच के इस मूवमेंट को स्थगित कर दे, इस मूवमेंट को रोक दे, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, जन लोकपाल में गरीब आदमी के लिए कुछ था ही नहीं। जो आदमी कहता है कि भाई मेरे पास तो खाने को पैसा नहीं है, और या तो जो गरीब आदमी है जिसकी दूसरी समस्या है कि शालाओं में पढ़ाई नहीं होती, मतलब जो सरकारी शाला है वहाँ पे शिक्षक वगैरह ठीक से पढ़ाते नहीं है, तो जन लोकपाल में उसके लिए सिर्फ सपने थे कि दिल्ली में 11 जन लोकपाल की कमेटी आएगी, वो 11 जन लोकपाल की कमेटी आएगी तो सर से पांव तक भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो अपने आप तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो अपने आप तुम्हारा शिक्षण सुधर जाएगा। भाई कितने टाइम में सुधरेगा? 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में? तो कोई स्कीम नहीं थी, कोई टाइम फ्रेम नहीं था, कुछ नहीं था। यानी आम आदमी के लिए जन लोकपाल के कानून में सपनों के सिवा कुछ नहीं था। जबकि हमारा स्पेसिफिक प्रपोजल है कि MRCM, मिनरल रॉयल्टी फॉर सिटीजन्स एंड मिलिट्री, कि भाई जितनी सरकार की खाने हैं और जितनी सरकार की जमीन है उससे जो किराया आ रहा है, मिनरल से जो रॉयल्टी आ रही है, वो सीधी सिटीजन के खाते में जमा होगी। यानी MRCM कानून पास होता है तो महीने 2 महीने के अंदर हर एक नागरिक के खाते में पर मंथ, पर पर्सन, प्रति व्यक्ति, प्रति महीना 300, 400, 500 रुपया जमा होना शुरू हो जाएगा। और ये हराम की कमाई नहीं है। चैप्टर 5 में मैंने एक्सप्लेन किया पूरा MRCM का ड्राफ्ट। यानी इसमें आम आदमी के लिए प्रत्यक्ष बात है, सपने नहीं है। इसी तरह से आम आदमी की दूसरी तबलीग है कि भाई उसके लड़के शालाओं, सरकारी शालाओं में जाते हैं तो वहाँ पढ़ाई ठीक से नहीं होती, तो राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होगा। नागरिक है वो जिला शिक्षण अधिकारी को बदल सकेंगे, नागरिक के स्कूल के प्रिंसिपल को बदल सकेंगे, नागरिक स्कूल के टीचर को नौकरी से निकाल के ऐसे टीचर को रख पाएंगे जो पढ़ाई करता हो। वो सारा मैंने यहाँ चैप्टर 30 में एक्सप्लेन किया है। तो हर एक के लिए ठोस प्रपोजल है, गैजेट नोटिफिकेशन ड्राफ्ट है, प्रपोज्ड गैजेट नोटिफिकेशन ड्राफ्ट, कि जिसके द्वारा कार्यकर्ता आम आदमी को सिर्फ सपने दिखाने की जरूरत नहीं है, आम आदमी को क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ के बता सकता है कि ये कानून है जिससे आपके लड़के का शिक्षण इंप्रूव होगा, ये कानून है जिससे आपकी गरीबी कम होगी, ये कानून है जिससे पुलिस में भ्रष्टाचार कम होगा, ये कानून है जिसमें कि अदालत में जो आजकल जजमेंट 5-5 साल तक नहीं आते वो हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में आ जाएंगे। तो समस्याओं के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए एक दो ठोस प्रपोजल है। जन लोकपाल में जो आम नागरिक की सैकड़ों समस्या है उसमें लोकपाल के सपने के सिवा कुछ नहीं था। तो मैं इससे ये मेरा दावा नहीं करता कि मेरी मूवमेंट सफल हो जाएगी, क्योंकि एक बात है कि अन्ना की जो जन लोकपाल मूवमेंट हो या अब नया नाटक शुरू करने वाले राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल को साइडलाइन करने के लिए, राइट टू रिकॉल को साइडलाइन करने के लिए और दबाने के लिए अब अन्ना और छोटे अन्ना राइट टू रिजेक्ट का नाटक कर रहे हैं। और दूसरा भी नाटक कर रहे हैं नगर राज और लोकराज। लोकराज यानी कि नागरिकों को पंचायत और कॉर्पोरेशन में उलझाए रखो। लोकराज की फिलॉसफी उनकी देखना, वो साफ बोलते हैं कि सिटीजन के पास पीएम और सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। यानी ना राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, ना राइट टू रिकॉल पीएम, ना राइट टू रिकॉल सीएम, ना राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट जज। यानी नागरिकों का रिजर्व बैंक पे कोई कंट्रोल नहीं, नागरिकों का सुप्रीम कोर्ट पे कोई कंट्रोल नहीं, नागरिक का पीएम पे कोई कंट्रोल नहीं, सीएम पे कोई कंट्रोल नहीं, हाईकोर्ट चीफ जज पे कोई कंट्रोल नहीं, नागरिकों का पुलिस कमिश्नर पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, नागरिकों का ये सीबीआई पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। यानी नागरिकों का सेंटर और स्टेट लेवल पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। और नागरिक किस में उलझे रहेंगे? गटर साफ करने में, ये सड़क बनाने में, मतलब कॉर्पोरेशन और पंचायत की समस्याओं में नागरिकों को 24 घंटा उलझाए रखो। ये उनके लोक स्वराज का मॉडल है। मैंने जो स्वराज का मॉडल दिया उसमें कि भाई नागरिक है, संतरी से मंत्री, यानी राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज से लेके
राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर, और पुलिस से नीचे जो अधिकारी है उसके लिए ज्यूरी सिस्टम। यानी मैंने जो मॉडल प्रपोज किया उसमें नागरिकों के पास हर एक सरकारी अधिकारी संतरी से मंत्री को नौकरी से निकालने का पावर है, जबकि उनका जो मॉडल है उसमें साफ है कि सिर्फ नीचे के लेवल पे नागरिकों को उलझाए रखो ताकि मल्टीनेशनल कंपनियां ऊपर के लेवल को कंट्रोल करके देश की मलाई खाती रहे। तो उसमें उनके जो मूवमेंट है अन्ना के, उसमें एमएनसी फंडिंग बहुत ज्यादा है। वो तो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी फोर्ड फाउंडेशन के बारे में, जिसे मैं फ्रॉड फाउंडेशन बोलता हूँ, कि उनको फोर्ड फाउंडेशन से अरबों रुपया साल का मिलता है, करोड़ों नहीं अरबों रुपया मिलता है ये सारे एनजीओ वगैरह को इस तरह से लोगों को मिसगाइड करने का। और दूसरा जो एमएनसी है वो टीवी चैनलों को और अखबारों को करोड़ों रुपया देती है ताकि इनका नाम आगे बढ़ाया जाए, और जो असली मूवमेंट है, राइट टू रिकॉल मूवमेंट है, एमआरसीएम मूवमेंट है, ज्यूरी सिस्टम है, उसको दबाया जा सके। यानी कार्यकर्ता उस पर कम जाए, कार्यकर्ताओं की नजर उस पर कम जाए और कार्यकर्ता वो फिजूलबंदी के कामों में उलझे रहे। तो मेरी मूवमेंट सक्सेसफुल होगी ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दूसरी तरफ फंडिंग हमसे 100 गुना नहीं, हमसे 10,000 गुना ज्यादा है उनके पास, क्योंकि हम तो अपने पैसे पे पूरी मूवमेंट चला रहे हैं, जबकि उनके पास फोर्ड फाउंडेशन का और एमएनसी का पैसा उनके साथ है, उनका आशीर्वाद उनके साथ है, उनका मीडिया उनके साथ है। तो उनके मूवमेंट में हॉर्स पावर काफी ज्यादा है, पर उनके मूवमेंट में जो क्रिटिकल चीज है वो क्या नहीं है कि कार्यकर्ताओं को कुछ पता नहीं होता कि उनका कानून क्या कह रहा है। कार्यकर्ता को ये सोच के चलते कि वो उनका 2 पेज का जो समरी है वो कानून है। जब मैं कार्यकर्ता को बोलता था कि ये 40 पेज का कानून है, तो पहले तो मेरी बात को मान के तैयार नहीं होते थे कि ये 40 पेज के, हमको तो कभी दिखाया नहीं है हमारे सिटी लीडर ने या तो छोटे अन्ना ने या तो अन्ना ने तो सिर्फ ये 2 ही पेज दिखाते हैं। तो फिर जब मैं उनको 40 पेज का कानून उनके वेबसाइट पे दिखाता हूँ कि देखो ये 40 पेज का कानून तुम्हारे वेबसाइट पे, तब उनको विश्वास होता है कि हाँ ये कानून है। जब मैं उनको कानून लाइन बाय लाइन पढ़ के दिखाता हूँ तो बोलते हैं कि भाई इतना गंदा कानून है, हमने तो सपने भी नहीं सोचा था कि ये कानून इतना घटिया है। तो इस तरह से हमारे मूवमेंट में कहीं भी ढकोसला नहीं है। आप कोई भी वॉलंटियर के पास जाओगे, ये 300 पेज का किताब है, वो आपको पीडीएफ दिखाएगा उसके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या उसके झोले में, और बोलेगा कि हाँ भाई ये ड्राफ्ट है, इसमें हम ये कानून पास करना चाहते हैं, ये कानून से पुलिस का भ्रष्टाचार ऐसे कम होगा, ये कानून एजुकेशन का ऐसे इम्प्रूव होगा वगैरह। तो मैं समराइज करूंगा कि हम मुझसे जो अक्सर सवाल पूछा जाता है वो ये है कि अन्ना की मास मूवमेंट फेल हो गई, तो आपको क्यों इतना भरोसा है कि आपकी मास मूवमेंट सक्सेसफुल होगी। तो पहले क्रिटिकल इंग्रेडिएंट कि कार्यकर्ताओं को समझ। तो अन्ना ने कभी कार्यकर्ताओं को लोकपाल के कानून के बारे में समझ देने का कोई प्रयत्न ही नहीं किया, क्योंकि लोकपाल का कानून, जन लोकपाल का कानून इतना घटिया है कि कार्यकर्ताओं को यदि समझाया गया तो वो काम करना बंद कर देगा। जबकि हमारे में एक कार्यकर्ता है वो सेल्फ मोटिवेटेड सेंस में हो जाता है कि एक बार कानून समझने के बाद जब वो मानता है कि हाँ भाई ये कानून देश में होने चाहिए, तब उसके सीनियर को उसको बार बार प्रॉम्प्ट नहीं करना पड़ता, नारे नहीं देने पड़ते, मीडिया के थ्रू बार बार ढोल नगाड़े नहीं बजाने चाहते, वो खुद अपने आप इस पे काम करना शुरू कर देता है। एक एक कार्यकर्ता है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। दूसरा, हमारे कानून मल्टीनेशनल कंपनियों के फायदे के लिए नहीं बने, ये कानून आम आदमियों के फायदे के लिए बने। लोकपाल, जन लोकपाल का कानून था वो एमएनसी और मिशनरियों के फायदे के लिए बना था। और ये कानून में एमआरसी, राइट टू रिकॉल आरआरजी के कानून में आम नागरिक का सीधा फायदा है, जैसे कि एमआरसीएम, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, की जिससे कि राशन कार्ड की व्यवस्था सुधरेगी, इसमें आम नागरिक का सीधा फायदा है। जन लोकपाल पे कानून में आम नागरिक के लिए सिर्फ एक सपना था, 11 लोग दिल्ली में आएंगे, 11 लोग स्टेट कैपिटल में आएंगे, वो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, सपने के सिवा कुछ नहीं था। और इसलिए उनकी मूवमेंट धीमी पड़ गई या फेल हो गई, उससे कोई ये साबित नहीं होता कि हमारी मास मूवमेंट धीमी पड़ेगी या कमजोर हो जाएगी। अब अंत में आता है कि कुछ कुछ संगठन है जो मतलब जो सचमुच देशभक्त लोग हैं वो क्यों जन लोकपाल से दूर हट गए, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि अन्ना ने राइट टू रिकॉल लोकपाल का विरोध किया, तब उनकी समझ में आया कि ये जो कानून है वो एमएनसी और मिशनरी के लिए बना है। मिशनरियों के लिए भी लोकपाल का कानून मिशनरियों को भी फायदा पहुंचाता है। कैसे कि आज मिशनरियों की समस्या क्या है, मिशनरी क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जो मंदिरों में पैसा आता है उसका उपयोग ईसाई धर्म फैलाने में हो। वो कैसे ये करते हैं कि मंदिरों को जो पैसा आता है वो सरकार को वो
कलेक्टर को या मिनिस्टर को या जज को रिश्वत देके जजमेंट ले आते या तो ऑर्डिनेंस ले आते कि इस मंदिर पे सरकार का कंट्रोल होगा। जब सरकार का कंट्रोल हो जाता है तो सरकारी अधिकारी को डरा धमका के या रिश्वत देके जो पैसा आता है मंदिर से वो अलग अलग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेट करवा देते हैं। और वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में नाम कुछ भी हो, राम का हो या कृष्ण का हो, पर अंदर से वो बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, मिशनरी चलाते हैं और उसका पैसा वो धर्मांतरण में उपयोग करते हैं। तो इस काम के लिए उन्हें हजारों अफसरों को रिश्वत देनी पड़ती है, धमकाना पड़ता है। तो जब जन लोकपाल सिस्टम आएगा तो मिशनरियों का काम आसान हो जाएगा कि उन्हें सिर्फ 11 लोगों को धमकाना पड़ेगा या पैसा देना पड़ेगा और उसके द्वारा वो 1000-2000 अफसर जो है, जो कि अलग अलग रिलीजियस ट्रस्ट और रिलीजियस बॉडी को कंट्रोल करते हैं, उन सब पे उनका कंट्रोल आ जाएगा। तो उस रिलीजियस बॉडी में जो पैसा आता है वो भी सीधा मिशनरियों के खाते में आ जाएगा। तो जब देशभक्तों को ये बात पता चली कि भाई ये जन लोकपाल के कानून में राइट टू रिकॉल लोकपाल होना चाहिए, नहीं होगा तो ये जन लोकपाल तो एमएनसी पाल या मिशनरी पाल बन जाएगा। तो उन्होंने जब राइट टू रिकॉल लोकपाल की मांग की और अन्ना ने जब राइट टू रिकॉल लोकपाल का विरोध किया तो अन्ना की उनके सामने पोल खुल गई और उनका सपोर्ट कम हो गया। जैसे आप भारत स्वाभिमान ट्रस्ट है या तो आरएसएस है या तो ऐसे बहुत सारे संगठन है जहाँ के कार्यकर्ता आज से 6 महीने पहले जन लोकपाल के समर्थक थे, 6-8 महीने पहले, और जब उनको पता चला कि भाई राइट टू रिकॉल लोकपाल होना चाहिए और अन्ना राइट टू रिकॉल लोकपाल का विरोध कर रहे हैं तो उनका लोकपाल के प्रति और अन्ना के प्रति श्रद्धा कम हो गई। उसमें गलती उनकी है। गलती उनकी किस सेंस में है कि अन्ना ने देखा कि यदि मैं राइट टू रिकॉल लोकपाल को समर्थन दूंगा तो मल्टीनेशनल कंपनियां प्लग खींच लेगी पूरे आंदोलन में से, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां तो राइट टू रिकॉल लोकपाल नहीं चाहती। तो ये भी आंदोलन की असफलता का बहुत बड़ा कारण रहा कि अन्ना ने राइट टू रिकॉल लोकपाल का विरोध किया। हमारे आंदोलन में ऐसा नहीं, हमारे आंदोलन में शुरुआत में राइट टू रिकॉल आता है, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक गवर्नर, राइट टू रिकॉल सीएम, राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट चीफ जज, ये तो सब पहले ही आता है। तो इस तरह की संभावना भी हमारे आंदोलन में नहीं है। तो ये कुछ एक कारण है। और अंत में एक मुख्य कारण है जिसके ऊपर पूरा दूसरा वीडियो टेप है कुछ 40 मिनट का, वो उधम सिंह। अन्ना के आंदोलन में सर से पांव तक कहीं भी अपील टू उधम सिंह नहीं थी। और हमारे आंदोलन में इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट दूसरे तीसरे स्टेप में आता है कि व्यक्ति को ये कानून पढ़ना है, समझना है, उसको कानून अच्छा लगे तो उसे पीएम से रिक्वेस्ट करना है कि हे प्रधानमंत्री आप इस प्रस्तावित कानून को गैजेट में छपवाइए। और उसके बाद उसे उधम सिंह से अपील करनी है, उसे अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह, अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह से अपील करनी है कि आप पीएम को मिलके पीएम को समझाओ कि ये कानून गैजेट में छापे। तो अहिंसा मूर्ति उधम सिंह का कंसेप्ट क्या है उसके ऊपर पूरी दूसरी वीडियो टेप है, पर वो भी हमारे मूवमेंट का एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि अन्ना के मास मूवमेंट में सर से पांव तक उधम सिंह को नकारा गया। तुम ऐसे देखो तो उन्होंने जो मोहन भाई की तस्वीर रखी थी, दुरात्मा गांधी की तस्वीर रखी थी स्टेज पे, वो एक तरह से महात्मा उधम सिंह को नकारने की बात हुई। महात्मा उधम सिंह की जरूरत ही नहीं है हमको, महात्मा उधम सिंह निकम्मा है, इस तरह की एक बात हुई। तो वो भी एक मूवमेंट का की असफलता का बड़ा कारण रहा। हमारी मूवमेंट में अपील टू महात्मा उधम सिंह वो फर्स्ट आता है। तो महात्मा उधम सिंह का कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपकी आप दूसरा वीडियो देखिए उधम सिंह के ऊपर और उससे क्लियर हो जाएगा। तो बस ये है कि अन्ना की मास मूवमेंट फेल हो गई, इससे हमारी मास मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं। अन्ना की मास मूवमेंट वो मीडिया स्पॉन्सर्ड, वो भी एमएनसी पेड मीडिया स्पॉन्सर्ड सूडो मास मूवमेंट थी। एक असली मास मूवमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।